नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री सीरीज को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू रूप से फॉलो करें। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जामों में आपको इस सीरीज से लाभ अवश्य मिलेगी, क्योंकि इसमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट रिलेवेंट है। आज का पहला प्रश्न है, धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, आंध्र प्रदेश। भारत के वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य में यह स्थित है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में। मोस्ट इम्पोर्टेंट आंध्र प्रदेश में खासकर अमरावती का जो स्तूप है उसी के आसपास ये क्षेत्र आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे बौद्ध कला और वास्तुकला का एक बेहतरीन आपको नमूना देखने के लिए मिलेगा, जो बौद्ध केंद्र के रूप में इस क्षेत्र के महत्व पर और अधिक जोर देता है। बाकी आप देखेंगे जैसे कि गंधार का जो क्षेत्र है, ठीक इसके विपरीत गंधार के क्षेत्रों में भी बौद्ध कला का रूप आपको दिखाई देगा ही देगा। जैसे कि वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित गंधार भी बौद्ध कला और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, लेकिन यह वह क्षेत्र नहीं है जहां धान्य कटक स्थित था। गंधार को विशेष रूप से बौद्ध कला की गंधार शैली के लिए जाना जाता है, जिसमें ग्रीक और रोमन कला के प्रभाव शामिल थे। करेंट में आप लोगों ने जरूर देखा भी होगा कि किस तरीके से अफगानिस्तान में स्थित जो पहाड़ियों में स्थित एक बौद्ध की प्रतिमा थी, उसको तालिबानियों के द्वारा उसको गिरा दिया गया था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, चर्चा में रहता ही रहता है। बाकी कलिंग का संबंध देखा जाए तो फिर अशोक हो गया, या फिर जो भी वहाँ के शासक थे, वैसे ही मगध हो गया। तो यहाँ पे तो कोई अधिक संबंध आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही बेमेल मैचिंग है। तो बी और सी और डी यहाँ पे नहीं होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। यह देखिए स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है, अर्थात यह स्टेटमेंट गलत है। गलत कैसे आई हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो स्तूप शब्द है यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ढेर। यह एक गोल टीले के आकार की संरचना होती है और स्तूप का इस्तेमाल जैसे कि दफनाने, पवित्र अवशेषों को रखने और प्रार्थना और ध्यान के लिए किया जाता है। और इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में जैसा कि खासकर अग्नि को बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रोल था वहाँ पे, तो अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को यहाँ पे स्तूप कहा गया था उस समय। और यहीं से देखेंगे तो संस्कृत और आगे चल के पाली से लिया गया जो स्तूप शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ ढेर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी। और माना जाता है कि महापरिनिर्वाण सूत्र में महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य अनंत से कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे अवशेषों पर उसी प्रकार का स्तूप बनाया जाए जिस प्रकार चक्रवर्ती राजाओं के अवशेषों पर बनते हैं। तो अब यहीं से शुरू हो गया धीरे धीरे स्तूप की संरचना एक अंडाकार भाग में। इधर हर्मिका यहाँ पे होती थी जिसमें बौद्ध और बौद्ध से संबंधित भिक्षुओं के अवशेष भी यहाँ पे रखे जाते थे। तो यहाँ पे पहला दूसरा स्टेटमेंट है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का यहाँ पे निक्षेपागार होता था। बिल्कुल करेक्ट है। बौद्ध धर्म में कुल मिला के 5 तरह के स्तूपों का निर्माण हुआ है, जैसे कि शारीरिक, पारिभोगिक, उद्देश्य का, प्रतीकात्मक, मनौती स्तूप। तो देखेंगे खासकर जब हम लोग शारीरिक स्तूप की बात करते हैं, नाम ही लग रहा है यहाँ पे शरीर, अर्थात शरीर का कोई पार्ट गौतम बुद्ध या फिर उनके जो भी इम्पोर्टेंट शिष्य रहे हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प, अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे।
क्योंकि देखेंगे यहाँ पे स्तूपों को अक्सर बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, जैसे कि उनके जन्म, ज्ञानोदय, प्रथम उपदेश और मृत्यु की महापरिनिर्वाण की स्मृति में बनाया जाता है, और यह प्रार्थना के रूप में भी कार्य करता ही करता है। तो इस प्रकार देख पा रहे हैं, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। यह कहना गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उपयुक्त में से कितने कथन सही है। तो पहला तो कथन सही नहीं है, लेकिन दूसरा और तीसरा कथन सही है, अर्थात यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल और केवल यहाँ पे 2। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम्पुहार और मुचीर किस राज्य में, या फिर किस राज्य नहीं है, किस रूप में सुविख्यात थे? सब यहाँ पे एंशिएंट एरा का, खासकर दक्षिण भारत का यहाँ पे कुछ शब्दों को यहाँ पे चुना गया है, लिया गया है। अब यहाँ से आपको बताना है कि राजधानी नगर है, पत्तन है, लौह और इस्पात निर्माण का केंद्र है, या फिर जैन तीर्थंकरों के यहाँ पे चैत्य है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पत्तन। इसका संबंध यहाँ पे पत्तन से हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग कोरकई की बात करें तो यह वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित कोरकई एक प्रमुख बंदरगाह था उस समय। और तमिलनाडु के तरफ देखेंगे इधर, तो इधर देखा जाए तो पांड्या थे, इधर चेर थे, ऊपर चोल थे। तो उस समय आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्रारंभिक पांड्या साम्राज्य की कोरकई उस समय यहाँ पे राजधानी भी हुआ करती थी। और इन्हीं सारी जगहों पे देखेंगे तो जो पत्तन था, खासकर मछली पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। रोमन साम्राज्य से व्यापार किया जाता था। तो कोरकई का अपने आप में देखा जाए तो उस समय व्यापारिक केंद्र के रूप में काफ़ी महत्व था। वैसे ही दूसरा यहाँ पे पत्तन है, पुम्पुहार है। पुहार बंदरगाह का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। कावेरी पट्टनम के रूप में भी इसको यहाँ पे जाना जाता है, कावेरी पट्टनम के रूप में। यह चोल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण पत्तन शहर था और कावेरी नदी के मुहाने पर बिल्कुल स्थित था, तमिलनाडु में ही। और यह एक महत्वपूर्ण समुद्री और व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। उसके बाद एक और है यहाँ पे मुचीर। इसी को यहाँ पे मुचीर या फिर इसको मुजरिस के रूप में भी जाना जाता है। मुजरिस वर्तमान में देखा जाए तो केरल के कोडंगलूर के पास, केरल के कोडंगलूर के पास स्थित मुजरिस जो पत्तन था, प्राचीन काल में मलाबार तट पर प्रमुख पत्तनों में से एक था। यह भूमध्य सागर और लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाली समुद्री व्यापारिक मार्गों की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो ये हो गया मलाबार तट, ठीक है, मलाबार तट, और यहीं पे है यहाँ पे मुजरिस। तो एक तरफ देखा जाए तो रेड सी इधर से, और इधर देखा जाए तो पूरा पूरा इंडियन ओशियन। तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला था। और इन सारे क्षेत्रों पे मसाला वगैरह काफ़ी बड़े मात्रा में एंशिएंट एरा से ही उगाया जाता था। तो यहाँ अपने मसाला व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, निष्कर्षतः आप कह सकते हैं कि ये शहर राजधानी नगर तो नहीं थे। हालांकि देखेंगे उस समय तो कोरकई पांड्या साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी, लेकिन उसके साथ साथ बाकी का जो जोड़ा मैच नहीं होगा। कोरकई राजधानी थी यहाँ पे, लेकिन इसके साथ साथ यह बंदरगाह या फिर पत्तन के रूप में भी इसे जाना जाता था। इसके अलावा देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया है लौह और इस्पात निर्माण का केंद्र, जैन तीर्थंकरों के चैत्य। ये पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत यहाँ पे हो जाएगा। वे लोहे और इस्पात बनने के केंद्र नहीं थे और उन्हें जैन तीर्थंकर मंदिरों के रूप में नहीं जाना जाता था। वे व्यापक व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले महत्वपूर्ण पत्तनों के रूप में जाने जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित, यहाँ पे एक शब्द की चर्चा की गई, यहाँ पे वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना गलत है। राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करना हेतु एकत्र होना, ये भी गलत है। किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना, ये भी गलत है।
युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। अब जब 3 गलत है तो चौथा ही यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। करेक्ट उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वट किरुतल का अर्थ है यहाँ पे, जैसे कि संगम काव्य में इसको यहाँ पे बताया गया है, योद्धा नीति से यह ओतप्रोत है। योद्धा नीति से यह ओतप्रोत है। और पूरम कविताओं के जो नायक का जो लक्ष्य पुकल था पूरे तरीके से, जिसका मतलब है एक वीर मृत्यु को बहुत अधिक यहाँ पे महत्व दिया जाता था दक्षिण भारत के इतिहास में भी। और उस समय ऐसी मान्यता थी कि जो भी लोग युद्ध करते हुए मारे जाते हैं उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच जाती है, स्वर्ग में निवास करती है। और इसी वट किरुतल प्रथा के तहत देखा जाए तो अगर कोई शासक भी अगर पराजित हो जाता, अगर कोई शासक भी, यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, अगर कोई शासक युद्ध भूमि में पराजित हो जाता तो स्वयं वह आत्महत्या कर लेता और उसके जो भी संबंधी होते थे या फिर सहयोगी होते थे वे भी उस युद्ध में क्या करते थे, आत्महत्या कर लेते थे। और युद्ध में जो भी बहादुरी से लड़ता हुआ अगर मारा जाता तो वीरों के सम्मान में स्मारक के पत्थर बनाए जाते थे और पतित नायक की आत्मा इन पत्थरों में निवास करती है। तो काफ़ी आप देख पा रहे हैं दक्षिण भारत के इतिहास में युद्ध में मरने वाले जो भी सैनिक थे, शासक थे, कितना रिस्पेक्ट दिया जाता था। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है यहाँ पे होयसल, गढ़वाल, काकतीय, यादव। इसमें से देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य यहाँ पे 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किया हुआ था। आइए बारी बारी से हम लोग निरीक्षण करते हैं कब किसकी कब कब यहाँ पे स्थापना की गई है। तो देखिए अगर हम लोग नंबर 1 बात करें होयसल राजवंश की, तो इस राजवंश की स्थापना देखा जाए तो 10वीं और 14वीं शताब्दी के बीच खासकर दक्षिण भारत में कर्नाटक के क्षेत्रों पे यहाँ पे किया गया था। और इसकी राजधानी थी यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट राजधानी पूछा जा सकता है, बेलूर। होयसल की राजधानी थी यहाँ पे बेलूर, लेकिन बाद में इसे हलेबीड के नाम से भी जाना गया। हलेबीड भी ऐसे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कठिन है, हलेबीड या हलेबीड भी इसे यहाँ पे बोला जाता है। तो बेलूर से आगे चल के इसकी जो राजधानी स्थानांतरित कर दी गई यहाँ पे हेलीबेड में या फिर हलेबीड में, तो ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे गढ़वाल राजवंश की जो स्थापना की गई थी 11वीं शताब्दी के अंत में कह सकते हैं या फिर 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में की गई थी उत्तर भारत के गंगा के मैदानों पर। और इसकी जो राजधानी थी कन्नौज हुआ करती थी, उस समय उसको कान्यकुब्ज भी बोला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है यहाँ पे काकतीय, यहाँ पे हो जाएगा। तो काकतीय राजवंश तो आपको पता है कि ये भी दक्षिण भारत में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देवगिरी के यादव ने 9वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी के प्रारंभ तक महाराष्ट्र के जो आधुनिक शहर औरंगाबाद के आसपास मध्य भारत में एक राज्य पर, सॉरी ठीक है, देवगिरी नहीं होगा, यहाँ पे काकतीय राजवंश है ना यहाँ पे। तो ये मैं यादव राजवंशों की बात कर रहा हूँ 12वीं और 14वीं शताब्दी के आसपास। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और पूर्वी कर्नाटक और दक्षिणी उड़ीसा के कुछ हिस्सों में ये शामिल था। और उसकी जो राजधानी थी काकतीय राजवंश की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओरुगल्लू। और यही ओरुगल्लू आगे चल के वारंगल के नाम से फेमस हुआ। तो कई बार देखिए वारंगल देगा तो पता लग जाएगा, लेकिन इसी तरीके से एग्ज़ाम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए प्रश्न पूछता है, तो ध्यान रखिएगा ओरुगल्लू। और अंतिम है यहाँ पे यादव वंश। तो काकतीय वंश तो यहाँ पे नहीं होगा, यादव वंश। इसकी स्थापना की गई थी देवगिरी के यादवों के द्वारा 9वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के आसपास किया गया था, मतलब इसके बीच इनका टाइम पीरियड था।
और महाराष्ट्र के आधुनिक शहर औरंगाबाद के आसपास स्थित मध्य भारत में एक राज्य पर इन लोगों ने यहाँ पे शासन किया था। तो यहाँ पे आपका क्या देख रहे हैं कि इसमें 8वीं शताब्दी के दौरान ऐसा इसमें कोई भी राजवंश नहीं है जिसकी स्थापना की गई थी उस समय 8वीं शताब्दी के आसपास। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, किसी ने नहीं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित युग्मों पर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे विचार करना है, लेकिन यहाँ पे जोड़ा यहाँ पे नहीं बनाया गया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, टाइपिंग मिस प्रिंट है। नंबर 1 है इधर देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्त। इधर दिया है बिल्हड़, अर्थात ऊपर है साहित्य की रीति, और इधर जो भी यहाँ पे रचनाकार हैं इधर दिया है देवी चंद्रगुप्तम। उसी तरीके से दिया है यहाँ पे हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य, और इधर दिया हुआ यहाँ पे नयचंद्रसूर, नयचंद्रसूर। और तीसरे नंबर पे दिया है यहाँ पे मिलिंद पन, मिलिंद पन्हो भी बोला जाता है, और इधर दिया हुआ यहाँ पे नागार्जुन। चौथे नंबर में है यहाँ पे नीति वाक्यामृत, वाक्यामृत, और इधर दिया है यहाँ पे सोमदेव सूर, सोमदेव सूर। अब यहाँ पे आपको मैचिंग करना है, आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसमें से ये आपको बताना है कि उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है, कितने सही सुमेलित है। तो देखिए नंबर 1 हम लोग बात करते हैं अगर देवी चंद्रगुप्तम की, तो यह विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया एक संस्कृत नाटक है, और यह चंद्रगुप्त के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करता है, जिसमें उन्होंने अपने बड़े भाई की पत्नी को शक शासक से बचाया हुआ था। तो यहाँ पे देवी चंद्रगुप्तम का संबंध बिल्हड़ से दिया हुआ है, तो गलत हो जाएगा। रचनाकार है इसके जबकि विशाखा दत्त। उसके बाद है यहाँ पे हमीर महाकाव्य, इसको लिखा गया है यहाँ पे जैन विद्वान नयचंद्र सूर्य द्वारा 15वीं शताब्दी के आसपास, लेकिन यह एक संस्कृत महाकाव्य है, ध्यान रखिएगा। और इसमें बताया गया है 13वीं सदी के चाहमान राजा हमीर के बारे में, जैसे यहाँ पे शासक का नाम दिया हुआ है, हमीर की पौराणिक जीवन है, तो ये सही हो जाएगा। मिलिंदपन है यहाँ पे काफ़ी फेमस, आपको पता ही होना चाहिए, बौद्ध भिक्षु नागसेन और राजा मिलिंद के बीच संवादों की रचना है, और इसमें मिलिंद के प्रश्न है, इसको पाली भाषा में लिखा गया है, और यहाँ पे क्या दिया है, नागार्जुन दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे गलत इसीलिए होगा कि ये यहाँ पे हो जाएगा बौद्ध भिक्षु नागसेन, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा नंबर में है यहाँ पे नीति वाक्यामृत, नीति वाक्यामृत। नीति वाक्यामृत नैतिकता, राजनीति और सामाजिक मानदंडों पर एक कृति है जो संस्कृत में लिखी गई है, और इसको भी जैन भिक्षु और विद्वान सोमदेव सूर के द्वारा लिखी गई है। तो ये करेक्ट मैचिंग है, ये भी सही हो जाएगा। पूछ रहा है कि कितने सही सुमेलित हैं, तो ये सुमेलित हुआ 1 और ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे 2। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं को भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबंधित करता है। देखिए बचपन से आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है, नैतिक शिक्षा। इसी नैतिक शिक्षा को यूपीएससी में इथिक्स के रूप में शामिल किया गया है, और बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो ईश्वर है कण कण में क्या करता है, वास करता है, सजीव हो निर्जीव हो। लेकिन इसी चीज़ को देखेंगे ना आप, तो जैन धर्म में बहुत ही मजबूती से इन बातों को यहाँ पे रखा गया है कि चाहे वो सजीव हो या फिर चाहे निर्जीव हो, हर जगह आत्मा, देख पा रहे हैं यहाँ पे, आत्मा का यहाँ पे वास होता है। और जैन परंपरा
जीवा या जीव के रूप में भी माना जाता है। और एक जीवित प्राणी या किसी भी इकाई को यह संदर्भित करता है जिसमें आत्मा होती है। और जैन परंपरा में यह माना जाता है कि प्रत्येक जीवित प्राणी, जानवर, पौधों से लेकर सूक्ष्म जीवों जीवों तक आत्मा होती है। और यही नहीं, जैसे कि जो भी पर्वत, चट्टान है, निर्जीव वस्तुओं की मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, जल निकाय से लेके सूक्ष्म जीवों तक यहाँ पे आत्मा होती ही होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी अन्य धर्म यहाँ पे नहीं मानते हैं, लेकिन जैन धर्म ने अहिंसा की नीति का पालन करते हुए बड़ी जोरदार तरीके से बाकी अन्य धर्मों के कंपैरिजन में, मतलब आवाज़ को क्या किया, मुखर किया यहाँ पे अहिंसा को लेके। जैसे कि मैं बार बार की एग्जांपल देता हूँ कि जैन धर्म इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो जाता है, तो वो हो जाता है अहिंसा को लेके कि एक छोटे से कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारना है। किसान अगर कृषि कर रहा है, अगर हल जोत रहा है यहाँ पे भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, तो उस दौरान भी बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े यहाँ पे मारे जाते हैं। जैन धर्म के मंदिरों में जाएंगे तो पंखों के ऊपर नेट लगाया जाता है कि गलती से जब फैन चले, सीलिंग जो फैन होता है, तो उसमें कोई एक मधुमक्खी मच्छर ना कट जाए। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी धर्म ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं कि सजीव और निर्जीव में ईश्वर आत्मा नहीं होता है, लेकिन जैन धर्म इन सारी बातों को प्रखरता से रखता है। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया का निर्माण किया। उस शासक का नाम बताना है। देखिए, उस शासक का नाम है यहाँ पे देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। देखा जाए तो इसका शासनकाल 1406 से लेके 1422 ईस्वी के बीच रहा, विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाला। और देवराय प्रथम को ही जल प्रबंधन प्रणालियों सहित बुनियादी ढांचे में कई महत्वपूर्ण योगदानों के लिए यहाँ पे जाना जाता है। और इसी के द्वारा तुंगभद्रा नदी पर एक बड़े बांध का निर्माण कराया। और यह बांध शहर में पानी लाने के लिए बनाई गई एक जटिल प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिससे कि नियमित जल आपूर्ति हो सके। और तो और शहरों में नियमित जल आपूर्ति के लिए लंबी जल सेतु का निर्माण कराया गया था इसके द्वारा। और जिससे शहर के निवासी और आसपास के क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों दोनों को यहाँ पे पूरा किया जा सके। ठीक है, कृषि गतिविधियाँ भी हो सके, लोगों को जल उपलब्ध यहाँ पे हो सके। इसके अलावा देवराय प्रथम का शासनकाल देखेंगे तो प्रशासनिक दक्षता, सैन्य सफलताओं और राजधानी शहर के लिए यहाँ पे जाना जाता है, जिसमें जल बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल है। उनके द्वारा शुरू की गई कई सिंचाई परियोजनाओं ने न केवल विजयनगर की राजधानी में कृषि और दैनिक जीवन का इजी वे में आसान बनाया, बल्कि तकनीकी कौशल, प्रशासनिक दक्षता को भी काफ़ी सही तरीके से चलाया। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द यहाँ पे कर दिया था? पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था। उस शासक का काफ़ी फेमस नाम है बहादुर शाह। ध्यान रखिएगा, जफर नहीं है ये 1857 वाला, ठीक है, ये है बहादुर शाह, गुजरात का जो शासक है। और बहादुर शाह की बात करें तो यह 1526 से लेके 1537 तक गुजरात का 22वें सुल्तान के रूप में मौजूद था। तो देख पा रहे 1526 से लेके 1537 तक अगर यह सुल्तान के रूप में मौजूद था, तो उस समय तो ऑलरेडी यहाँ पे पुर्तगाली लोग यहाँ पे आ चुका था भारत में। लेकिन बहादुर शाह यह भी एक शक्तिशाली शासक था जिसने गुजरात सल्तनत को उसकी सबसे बड़ी सीमा तक विस्तारित किया, हिंद महासागर तक पूरा पूरा फैलाने का प्रयास किया। लेकिन पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति के बावजूद उसने पुर्तगालियों से अच्छा संबंध बनाए रखने में कई मामले में क्या हुआ, सक्षम भी हुआ, क्योंकि पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी भी लागू की हुई थी। और इसका साम्राज्य अगर इधर अरब सागर अर्थात हिंद महासागर तक फैल रहा है, तो ये वही चीज़ हो जाएगी, पानी में रख कर मगरमच्छ से बैर। तो इसके द्वारा तो पुर्तगालियों से अच्छा संबंध बनाने का प्रयास किया गया। आगे चल के एक
गवर्नर जनरल, पुर्तगाली गवर्नर जनरल है जिसका नाम है नूनो दी कुन्हा। नूनो दी कुन्हा 1531 के आसपास दीवनगर पर नूनो दी कुन्हा के द्वारा यहाँ पे हमला किया गया, जो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और गुजरात सल्तनत का भी गढ़ था। दीव कहाँ मिलेगा? यही है, दमन दीव, ठीक है। हालांकि 1535 में पुर्तगालियों ने दीव पर एक और हमला किया और इस बार उनके वायसराय देखेंगे तो मार्टिन अफोंसो डी सूजा की कमान के नेतृत्व में पुर्तगाली सेनाएं बेहद सुसज्जित और अधिक दृढ़ थी और बहादुर शाह की सेनाएं उसके हमले का सामना यहाँ पे नहीं कर सकी। 1535 में बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से एक संधि पर हस्ताक्षर किया जिसमें उसे मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनकी सहायता के बदले दीव का बंदरगाह शहर दिया गया था और पुर्तगाली कई वर्षों से दीव पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और इस संधि ने उन्हें गुजरात तट पर अस्थायी रूप से पैर जमाने का मौका भी दे दिया। 1537 तक आते आते देखेंगे तो बहादुर शाह मारा गया और मुगलों के दबाव में गुजरात सल्तनत जल्द ही ढह गया, क्योंकि उस समय देखा जाए तो स्थिति इधर पूरी तरीके से बिखरी हुई थी ना। यहाँ पे जस्ट ही बाबर के बाद से हुमायूं हुमायूं भी अनस्टेबल ही रहेगा, देखा जाए तो शेरशाह सूरी उसे परेशान करेगा। तो आगे चल के पुर्तगालियों ने दीव पर नियंत्रण बरकरार रखा और आज़ादी के बाद तक रहा। 1961 तक देखा जाए यहाँ पे तो पुर्तगालियों का कब्जा रहा। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया, माना गया? सिंपल सा प्रश्न है। बहुत सारा चार्टर एक्ट है, 1773, 84। इसमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट चार्टर है यहाँ पे 1833 का चार्टर एक्ट। देखा जाए तो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था, जो कि 1833 तक आते आते लास्ट में खासकर अवध वगैरह ही यहाँ पे बचा रहेगा। अदरवाइज नीचे से कर्नाटक, मैसूर, मराठा, इन सारे क्षेत्रों पे यहाँ पे कंट्रोल कर ही लिया जाएगा। इस एक्ट की विशेषता थी कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था जो बनाया गया था, अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था इसको बता दिया गया कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गई। इस प्रकार इस एक्ट ने पहली बार भारत में अंग्रेजों के कब्जे वाले पूरे क्षेत्रीय पर अधिकार रखने वाली भारत सरकार का निर्माण किया। और इसी दरमियान देखेंगे तो पहला जो भारत का गवर्नर जनरल बनेगा विलियम बेंटिक बनेगा। इसने बम्बई और मद्रास के राज्यपालों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी अधिकार दिया और पिछले एक्ट के तहत बनाए गए कानूनों को विनिमय किया गया, जबकि इस एक्ट के तहत बनाए गए कानूनों को, ठीक है, यहाँ पे लागू किया गया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक संस्था के रूप में गतिविधियों को समाप्त कर दिया। विशुद्ध रूप से यहाँ पे देखा जाए तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के रूप में इसे खड़ा कर दिया और 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की एक प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया और कहा कि भारतीयों को कंपनी के तहत किसी भी स्थान, कार्यालय या रोजगार को अपनाने से वंचित नहीं किया जा सकता है। हालांकि आगे चल के देखेंगे तो निदेशक मंडल के विरोध के बाद इस प्रावधान को यहाँ पे नकार दिया गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गशॉर्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? देखिए, इनका संबंध यहाँ पे हो जाएगा ए से, पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हुए थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जेम्स बर्गेस की यहाँ पे बात करें तो 1873 में पश्चिम भारत के क्षेत्रों के लिए एक पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में शुरुआत किया था और जिसने पहला ही व्यापक सर्वेक्षण किया था बॉम्बे, सिंध, बरार, मध्य प्रांत, हैदराबाद, इन सारे जगहों पे, ठीक है, व्यापक सर्वेक्षण किया था। और 1874 में
बेलगाम और क्लादगी जिलों में उसे लागू भी किया था। और उसके बाद और भी उसने एक्सपेंड किया खुदाई के लिए, जैसे कि काठियावाड़, कच्छ, हैदराबाद, ये सारे क्षेत्र यहाँ पे मौजूद थे। आगे चल के बर्गेस को 4 वर्ष का विस्तार भी मिला 1879 तक, और 1881 तक आते आते दक्षिण भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण भी बना था यहाँ पे, जिसका नाम है जेम्स बर्गेस। वैसे ही एक और नाम है यहाँ पे, रॉबर्ट स्वेल, यहाँ पे देख पा रहे हैं रॉबर्ट स्वेल। इसी के द्वारा यहाँ पे अमरावती स्तूप, आंध्र प्रदेश में ही अमरावती स्तूप के आसपास ही जगियापेटा के स्तूप, दक्षिण भारत में चालुक्य मंदिर, मदुरई जिले का भी सर्वेक्षण किया गया था। सब पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जा रहा है। और अलेक्जेंडर यहाँ पे री है, इसके द्वारा महाबलीपुरम स्मारक का सर्वेक्षण किया गया था। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी सर्वेक्षण कर रहे हैं सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, पुरातात्विक उत्खनन कर रहे हैं और अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ स्थल दिया हुआ है और जिसके लिए जाना जाता है, जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे बेस नगर दिया हुआ है, बेस नगर को शैव गुफा मंदिर। गलत यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इसका जो संबंध हो जाएगा बेस नगर का बौद्ध, जैन और इसके साथ साथ हिंदू मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए थे, जबकि 1900 के दशक की शुरुआत में इस स्थल की यहाँ पे खुदाई यहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है शैव गुफा मंदिर। बेसिकली यहाँ पे इसको जाना जाता है बौद्ध जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है, कुछ हिंदू मंदिर भी मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है शैव गुफा मंदिर, इसीलिए पूरी तरीके से यहाँ पे सही नहीं होगा। तो आई होप आप चीज़ों को आप लोग समझ रहे होंगे। पुरातात्विक अवशेषों से ज्ञात होता है कि विदिशा का जो बेस नगर देखा जाए तो वैष्णव पंचायत या भागवत संप्रदाय का केंद्र रहा था। तो उससे भी आप निष्कर्ष लगा सकते हैं कि यहाँ पे दिया है शैव गुफा मंदिर। वैष्णव या फिर भागवत संप्रदाय होता तो कुछ हद तक शैव भी होता, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे भाजा, इसका दिया हुआ है बौद्ध गुफा मंदिर, दिया है यहाँ पे बौद्ध गुफा मंदिर। तो इसका जो मैचिंग है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। भाजा गुफाएं देखा जाए तो लोनावाला हिल स्टेशन के निकट पुणे महाराष्ट्र में लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रॉक कट गुफाओं का पूरा ये समूह है। और ये बौद्ध गुफाएं भारतीय रॉक कट वास्तुकला के सबसे पुराने जीवंत उदाहरणों में से एक है। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट यहाँ पे सितन वासल, इसका संबंध है जैन गुफा मंदिर, तमिलनाडु के वर्तमान में पुडुकोट्टई जिला में स्थित है सितनवासल, जिसे जैन गुफा मंदिर भी यहाँ पे बोला जाता है। यह भी प्राचीन जैन रॉक कट वास्तुकला का काफ़ी अच्छा नमूना पेश करता है। और विशेष रूप से जो नाम है सितनवासल, जिसको महान संतों का यहाँ पे निवास भी कहा जाता है, जो जैन धार्मिक स्थल के रूप में इसकी महत्वता को दर्शाता है। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 और 3, अर्थात केवल और केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। कथन पहला दिया हुआ है 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन को यहाँ पे लागू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन को यहाँ पे लागू किया गया था। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे 7 अगस्त को कह रहा है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे शुरू किया गया है। अब उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कथन 1, कथन 2 दोनों सही है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे इसे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो आसान है, जैसे कि 7 अगस्त 1905 को ही जो स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे शुरू किया गया था
और आगे चल के देखेंगे तो इसी को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो इसका जो प्रभाव था देखा जाए तो कहीं न कहीं स्वदेशी आंदोलन से ही दिखाई देता है, जिसकी वजह से 7 अगस्त का दिन यहाँ पे रखा गया। तो स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः क्या था कि जैसे जो भी देसी वस्तुओं पे बल देना, देसी वस्तुओं में देखा जाए तो जो भी हस्त निर्मित जो वस्तुएँ था, विदेशी वस्तुओं को बाहर का मतलब बहिष्कृत करते हुए देसीकरण वस्तुओं पे बल देना। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। कथन 1 और कथन दोनों सही है तथा कथन 2 है कथन 1 की सही व्याख्या करता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने वायसराय की कार्य परिषद के साथ वायसराय की कार्य परिषद के साथ भारतीयों के सहयोग के लिए प्रावधान किया हुआ था। इसे आमतौर पर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसने मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक चुनावी प्रस्ताव पेश किए। आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है और इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर आधिकारिक यहाँ पे बहुमत दिया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के साथ भारतीयों के सहयोग के लिए क्या किया, प्रावधान किया। तो यहाँ पे अभी जो मैंने आपको बताया उससे तो साफ साफ क्लियर होता है ना कि पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा है आमतौर पर इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तो नहीं होगा क्योंकि 1909 का है, तो इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, जो एक भारत सचिव था और दूसरा भारत का वायसराय था। तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला सही हो जाएगा। इसमें एक व्यक्ति का नाम मुझे याद आ रहा है, सत्येंद्र सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने के लिए, ठीक है, मतलब शामिल सत्येंद्र सिन्हा को किया गया है और इनको यहाँ पे विधि सदस्य के रूप में, विधि कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसने मुसलमानों के लिए अलग संप्रदाय चुनावी पेश किया। बिल्कुल करेक्ट है। इसने मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक की अवधारणा को स्वीकार करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की। कुछ निर्वाचन क्षेत्र जैसे मुसलमानों के लिए रखे गए थे और केवल मुसलमान ही अपने प्रतिनिधि को मत दे सकते थे। तो 2 गलत हो जाएगा, लेकिन 1 और 3 सही होगा। तो ऊपर दिए गए कौन से कथन सही है, करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, केवल और केवल 2। गुप्त प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों को पीढ़ियों के माध्यम से पारित किया गया था। अब यहाँ पे समझना है आपको कि महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद को पीढ़ियों के माध्यम से, अर्थात राजा का बेटा राजा बनेगा, ये तो एंशिएंट एरा में देखिए चल ही रहा था। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा। गुप्त काल के दौरान एक गणतंत्र सरकार का स्वरूप प्रचलित था। देखिए गणतंत्र का जो अवशेष है लिच्छवी के क्षेत्रों में, बिहार का जो लिच्छवी का क्षेत्र है वही आपको मिलेगा। आगे चल के देखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल से, चाहे वो एंशिएंट एरा या फिर मिडिवल एरा, वहाँ पे गणतंत्र का जो अवशेष है ना के बराबर देखने के लिए मिलेगा। दक्षिण भारत में गांव वगैरह में कुछ उसके चोल वगैरह में देखेंगे तो थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उतना से तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरे एक बड़े क्षेत्र के संदर्भ में बात की जा रही है। तो गुप्त काल के दौरान एक गणतंत्र सरकार का स्वरूप प्रचलित था। यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं होगा। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसे विषयपति के नाम से जाना जाता था। विषयपति के नाम से जाना जाता था। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे तो शासक ही यहाँ पे हुआ करता था और
यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद होते थे, शासक के ही अपने आदमी होते थे यहाँ पे। और शासक को सहयोग देने के लिए यहाँ पे परिषदें हुआ करती थी। मंत्रि परिषद को यहाँ पे मंत्रि परिषद के रूप में ही जाना जाता था। मंत्रि परिषद में जैसे कि कुमार मात्य, संधि विग्रहिक जैसे उच्च अधिकारी भी शामिल होते थे। और जो भी साम्राज्य था, यहीं से आपको समझने का प्रयास करिए ना है, साम्राज्य था, इसको प्रांतों में डिवाइड किया गया था। और इन प्रांतों को यहाँ पे भुक्ति का नाम दिया गया था, भुक्ति। और यहाँ पे क्या दिया है, विषयपति दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। और भुक्तियों को आगे क्या किया गया था, तो इसको विषयपति के रूप में, विषयपति के रूप में विभाजित किया गया था। इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आगे देखेंगे तो जो भी यहाँ पे भुक्तियों के आगे विषय में जो विभाजित किया गया था, जो एक विषयपति के अधीन हुआ करता था, फिर उसके नीचे गांव का मुखिया ग्राम प्रशासन का प्रबंधन करता था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सही होगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल और केवल एक। अचरांग सूत्र, उसघरम स्रोत और रत्न करंद सरावकचर निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है। इसका संबंध हो जाएगा यहाँ पे जैन साहित्य से। जैन मुनियों ने प्राकृत और अर्ध मगधी के अलावा कई अन्य भाषाओं में भी लेखन किया हुआ है। दक्षिण भारत में संगम युग के दौरान देखा जाए तो वहाँ पे तमिल भाषा प्रचलित था, तो वहाँ पे तमिल भाषा में लिखा गया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ जैन लोग गए, जिन जिन क्षेत्रों में जिन जिन भाषा का विकास हुआ था, जैसे कि मराठा की तरफ मराठी, गुजरात में गुजराती, सौरसेनी, संस्कृत, ऐसे ठीक है, कई भाषाओं में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये जो सारा नाम दिया है यहाँ पे, ठीक है, अचरांग सूत्र, जैसे कि अचरांग सूत्र की हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका भी संबंध जैन धर्म से ही हो जाएगा। जो भी यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे सब जैन धर्म से यहाँ पे संबंधित है। निम्न पर विचार करिए। सभी प्रेसिडेंसी में उच्च न्यायालयों की स्थापना भूटान युद्ध, सिंचुला की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब यहाँ पे नीचे वायसराय दिया गया है, आपको बताना है कि ये सारी घटनाएं किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान घटित हुई थी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड लॉरेंस हो जाएगा। इसी के समय देखेंगे यहाँ पे तो सभी प्रेसिडेंसी में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें 1865 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में यहाँ पे की गई थी। भूटान युद्ध ये 1865 में ही यहाँ पे हुआ है। और इसी के माध्यम से सिंचुला की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिंचुला की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो 1865 में युद्ध हुआ था और 1868 में, सॉरी, 1865 में ही यहाँ पे सिंचुला की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। और लॉर्ड लॉरेंस के ही समय 1868 में पंजाब और अवध के तरफ काश्तकारी अधिनियम पारित करने का निर्णय लिया गया था। पंजाब में लॉरेंस के द्वारा कुछ विकास का कार्य किया गया था, इसीलिए इसको पंजाब का उद्धारक कर्ता के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है। इसके अलावा इसी के समय देखेंगे तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, शस्त्र अधिनियम, दूसरा अफगान युद्ध, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए, ये सब नहीं है, वर्नाकुलर प्रेस एक तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखना है लॉरेंस के संबंधित। इसके अलावा यहाँ पे है लिनलिथगो है। और लिनलिथगो है यहाँ पे, ठीक है। तो लिनलिथगो के समय आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के आसपास शुरू हुआ था, त्रिपुरी संकट, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, 1941 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन, क्रिप्स मिशन। वैसे ही यहाँ पे है लेंस डाउन है, यहाँ पे ये भी काफ़ी फेमस है, कारखाना अधिनियम 1891, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 1893 में डुरंड आयोग की स्थापना। तो ये अब तो आपको ध्यान रखना है।
निम्न पर यहाँ पे विचार करना है। दीदारगंज में यक्षिणी, सिंह राजधानी, सारनाथ में बैठे हुए बुद्ध, बराबर पहाड़ियों में गुफाएं, उपयुक्त में से कितने मौर्य कला और वास्तुकला से संबंधित है? तो यहाँ पे तो सब देख रहे हैं, सबका यहाँ पे संबंध यहाँ पे हो जाएगा, मौर्य कला से यहाँ पे संबंध हो जाएगा, सभी चार यहाँ पे होगा। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था लगभग 32 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व ईस्वी के बीच प्राचीन भारत पे जिसने शासन किया हुआ था। काफ़ी लंबे समय तक चला हुआ था ये। और मौर्य कला में देखिए मूल रूप से देखा जाए तो दो प्रकार का आपको कला देखने के लिए मिलेगा। एक तो दरबारी कला, और दरबारी कला के साथ साथ यहाँ पे दूसरा लोकप्रिय कला, इसी को आम लोगों के द्वारा जो बनाया जा रहा था। तो दरबारी कला को भी आप अलग अलग डिवीजन कर सकते हैं। मेंस वगैरह मैंने इसको अच्छे से कराया हुआ था। और लोकप्रिय कला को भी कुछ हद तक इसको डिवीजन किया जा सकता है। अब वही जो मिला हुआ, जैसे दीदारगंज में यक्षिणी मिली हुई है, यहाँ पे आदम कद, खड़ी छवि, मजबूत कद काठी, काफ़ी एक अच्छा उदाहरण है यहाँ पे मौर्य काल की मूर्ति कला का। ठीक वैसे ही यहाँ पे सिंह राजधानी है। यहाँ पे सिंह राजधानी की खोज वाराणसी के पास सारनाथ में की गई थी, जिसे आमतौर पर सारनाथ लायन कैपिटल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। यह मौर्य कला के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है। धर्मचक्र परिवर्तन, बुद्ध ने पहला धर्मोपदेश वहीं पे यहाँ पे दिया हुआ था। सारनाथ में बैठे हुए बुद्ध, बराबर पहाड़ियों में गुफाएं आजीवक संप्रदायों के लिए यहाँ पे बनाया गया था, अशोक के द्वारा भी बनाया गया था। तो सबका सब यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, सभी चार। निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता के वस्तुओं में से एक का वर्णन करते हैं। यह ईरान सीमा पर ग्वादर के पास मकरान तट पर स्थित है। दस्त नदी के तट पर अरब सागर के तट से लगभग 55 किलोमीटर। उत्खनन से बस्ती के 2 गुना विभाजन का पता चला। यह मूल रूप से एक बंदरगाह था और बाद में तटीय उत्थान के कारण समुद्र से कट गया था। ऐसा माना जाता है कि यह हड़प्पा और बेबीलोन के बीच एक व्यापारिक स्थल था। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस स्थल को संदर्भित करता था। तो देखिए, ईरान सीमा पर ग्वादर के पास मकरान तट पर स्थित है। कितना बड़ा हिंट है, आसानी से आप इसको टिक कर सकते हैं। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सुतगांगडर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा सुतगांगडर। वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो बलूच का जो एरिया है इधर, वहीं पे बिल्कुल ईरान सीमा पर स्थित सिंधु सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल भी माना जाता है, जैसे सुतगांगडोर, आलमगीरपुर, ऊपर मांडा, नीचे दैमाबाद। ठीक है, इसकी खोज 1875 में मेजर एडवर्ड मौकलर द्वारा एक छोटे पैमाने की खुदाई में यहाँ पे किया गया था। यह मूल रूप से एक बंदरगाह और बाद में तटीय उत्थान के कारण समुद्र से कट गया था। और ऐसा माना जाता है कि गुजरात के लोथल से, इधर जो लोथल है, गुजरात के लोथल से मेसोपोटामिया तक जो इधर जो व्यापार होता था, तो बीच में सुतगांगडोर एक, ठीक है, एक मतलब कह सकते हैं कि एक होता है ना यहाँ पे रुकने वाला अवधि के लिए प्रयोग किया जाता था। सो सुतगांगडर को जहाज़ों पे होता है ना लंगर डालना, ठीक वैसे ही सुतगांगडर का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी।